इस लेक्चर में बात करेंगे जावा के एक इम्पॉर्टेंट फीचर की, दैट इज जावा गार्बेज कलेक्शन। एग्जैक्टली व्हाट हैपन व्हेनेवर वी क्रिएट अ मेमोरी। ओके, तो जब हम मेमोरी बनाते हैं, मेमोरी मतलब जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप वेरिएबल बोल सकते हो या फिर आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो वहां पर वो कुछ ना कुछ मेमोरी कंज्यूम करता है आपके रैम की। नाउ अब ऐसा जरूरी नहीं होता है कि पूरे थ्रू आउट ही प्रोग्राम के लाइफ में वो वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ो। तो हमेशा जरूरी होता है कि अगर हमें प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज रखना है, व्हाट इज ऑप्टिमाइज, कि ताकि वो प्रोग्राम में स्पेस कम रखे, तो हम वहां पे उसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो यूजुअली सी लैंग्वेज में ये होता था बाय यूजिंग, जैसे अगर मैं सी की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फंक्शंस थे, जैसे मैलॉग और कैलॉग नाम के हमारे पास कुछ फंक्शंस थे जिसके थ्रू हम मेमोरीज को क्रिएट कर सकते थे और लाइक रन टाइम क्रिएट कर सकते थे। और हमारे पास एक फ्री नाम का फंक्शन होता था जिसके थ्रू हम उसी मेमोरी को डिलीट करते थे, ठीक है। तो जैसे ये मैलॉग का रेफरेंस अगर पी के पास है तो हमें यहाँ पर इस तरह से हमें डिलीट करना पड़ता था, तब जाके वो डिलीट हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पर जैसे अगर हम जावा सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जस्ट लाइक जावा एक न्यू कीवर्ड होता है जिसके थ्रू रन टाइम एक मेमोरी अलोकेट होती है, फिर वो वेरिएबल की हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट की हो। और इस वेरिएबल को अगर मुझे डिलीट करना है तो हमारे पास एक डिलीट नाम का क्या था, एक फंक्शन था जिसके थ्रू हमें वो खुद से डिलीट करना पड़ता था। ये हमारी जिम्मेदारी होती थी कि उसे डिलीट किया जाए, ठीक है। बट जावा में ये होता है बाय ऑटोमेटिकली बाय कंपाइलर, मतलब ऑटोमेटिकली डन इन जावा। और इसीलिए जावा का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। तो ओवरऑल ये प्रोसेस होती कैसी है, तो जावा किसको डिलीट करेगा, जैसे अगर हम एक किसी रूम की बात करते हैं और मुझे क्या करना है, उस रूम में से गार्बेज को या जो कचरा है, जो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स है, उसे क्या करना है, डिलीट करना है बाय द गार्बेज कलेक्टर। तो किसको डिलीट करेगा, तो आई होप आपको ये पता है कि वो रूम के सामान तो उठा के फेंकने वाला नहीं है। अगर हम गार्बेज की बात करते हैं तो जो भी कोई लिटिल लिटिल कचरा होगा उसके अंदर, रूम्स के अंदर, उसी को गार्बेज कलेक्टर उठाएगा और उसको क्या करेगा, क्लीन करेगा या डिलीट करेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें होती है। एक होता है गार्बेज कलेक्शन, मतलब कलेक्टर का जिसका काम होता है वो हमारा जीसी फंक्शन होता है, और जो क्लीनअप का काम होता है वो होता है हमारे फाइनलाइज फंक्शन का। क्लीनअप का काम मतलब जिसे एक्चुअल में उसको डिलीट करना या डिस्ट्रॉय करना, ये काम होता है फाइनलाइज फंक्शन का, ठीक है। तो ये दोनों भी हमारे java.lang पैकेज के अंदर ही आते हैं और इसका हम एग्जांपल देखेंगे, डोंट वरी। बट फिलहाल हमें ये समझना है कि कौन से ऑब्जेक्ट को ये डिलीट करेगा जो कंपाइलर के नज़र में गार्बेज है। सो गार्बेज हम किसे कहते हैं जावा में, गार्बेज मीन्स अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट। नाउ अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, देखिए डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। गार्बेज कलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिक्लेमिंग द रन टाइम अनयूज मेमोरी ऑटोमेटिकली। इन अदर वर्ड्स इट इज अ वे टू डिस्ट्रॉय द अनयूज ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट का भी हमें यूज नहीं है उसे डिलीट करना ही मतलब होता है गार्बेज कलेक्शन। और एडवांटेज ऑब्वियस सी बात है, आप भी समझ पाते हो कि इससे क्या होता है, मेमोरी इफिशिएंट होती है और मेमोरी इफिशिएंट होने के कारण आपका जो प्रोग्राम का स्पीड होता है वो भी इम्प्रूव में रहता है और हमेशा इफिशिएंसी से एग्जीक्यूट होते रहेगा, ठीक है। और इट इज ऑटोमेटिकली डन बाय द गार्बेज कलेक्टर अ पार्ट ऑफ जेवीएम। मतलब जैसे कंपाइलर आपका काम करता है, इंटरप्रेटर काम करता है, तो उसी तरह से ये आपका ऑटोमेटिक जीसी फंक्शन बैकग्राउंड में चलता है और आपका जो भी अनयूज जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे क्या करेगा, कलेक्ट करेगा एंड हैंड ओवर करेगा फाइनलाइज फंक्शन को, ताकि उसे क्लीन कर दे मेमोरी से, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्ट को अनयूज कैसे बनाना पड़ेगा, या फिर वी कैन से एज पर डेफिनेशन हमने देखा कि गार्बेज किसको कहते हैं, अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट को। तो हम अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट को अनरेफरेंस बनाने की। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके होते हैं। तो जैसे पहला तरीका क्या है, बाय बाय नलिंग द रेफरेंसेस। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट, S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, S1 न्यू स्टूडेंट, ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पे मुझे S1 पे कुछ काम करने हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे कुछ काम परफॉर्म कर रहा हूँ और बाद में काम होने के बाद मैंने यहाँ पे S1 इक्वल टू नल असाइन कर दिया है। सो एक्जैक्टली यहाँ पे हीप मेमोरी में क्या हुआ होगा कि जब ये ऑब्जेक्ट बना होगा, जैसे ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो रेफरेंस है वो आया है S1 के पास। तो ये बेसिकली पॉइंट कर रहा है आपके
इस ऑब्जेक्ट को, बराबर है। अब जब हम कहते हैं कि S1 इक्वल टू नल, तो जो कनेक्शन है, या वी कैन से S1 के अंदर हमने नल असाइन किया है। इनिशियली S1 के पास इस ऑब्जेक्ट का क्या था, एड्रेस था, बट जब हमने यहाँ पे नल असाइन कर दिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, ब्लैंक हो गया। इट ऑल्सो मीन दैट कि जो कनेक्शन था ऑब्जेक्ट का, ये ब्रेक हो गया। अब ये S1 किसी को पॉइंट नहीं करता है, और अगर आप देखोगे ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसका कोई वी कैन से इसका कोई एड्रेस कोई होल्ड नहीं कर रहा है, बराबर है। इसी को कहते हैं अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको रेफरेंस बोलते हैं तो यस हम बोलते हैं कि इसका रेफरेंस S1 के पास है, बट अब इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसी के पास भी नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसी के पास भी नहीं है, इसीलिए इसे कहा जाता है अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट। तो पहला तरीका था S1 इक्वल टू नल। सेकेंड जो तरीका होता है, जैसे जहां पर हम देखते हैं कि स्टूडेंट S1 हमने बनाया है और हम इक्वल टू न्यू लिख देते हैं यहाँ पे जल्दी से, S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और उसी तरह से मैं कुछ काम कर रहा हूँ और बाद में मैंने क्या किया है, स्टूडेंट S2 किया है, और यहाँ पर जैसे मैंने न्यू स्टूडेंट बनाया है, तो आप देखोगे आपके हिप मेमोरी में ऐसे दो डब्बे बनेंगे, दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, और यहाँ पे इसका रेफरेंस आ गया S2 के पास, ठीक है, और S1 का आ चुका है फॉर एग्जाम्पल इसके पास। अब जैसे मैंने S2 इक्वल टू S1 कर रहा हूँ या फिर S1 इक्वल टू S2 कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, S2 इक्वल टू S1 कर दिया है। तो जब हम इक्वल टू यूज करते हैं, दैट मीन्स हम S2 का एड्रेस असाइन कर रहे हैं S1 में। तो अगर इसको मैं प्रॉपरली अगर आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊँ, ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये एक फॉर एग्जाम्पल S1 है जिसका एड्रेस 100 है, और ये पॉइंट कर रहा है आपके S1 को, तो ये 100 आ जाएगा और ये पॉइंट करेगा इस ऑब्जेक्ट को। सिमिलरली वी हैव अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट जिसका एड्रेस माइट बी 200 है, और इसको पॉइंट कर रहा है आपका S2, और इसके अंदर आ जाएगा 200, और ये पॉइंट करेगा इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सो व्हेन आई से S1 इक्वल टू S2, मतलब S2 का जो भी एड्रेस है वो असाइन हो जाएगा S1 में, S2 का जो भी एड्रेस है वो असाइन हो जाएगा S1 में, मतलब इस S1 में आ जाएगा 200। मतलब अब जो S1 इनिशियली इस 100 को पॉइंट कर रहा था, ये ब्रेक हो जाएगा, और अब ये पॉइंट करेगा किसको, इस वाले ऑब्जेक्ट को। मतलब बेसिकली इस पर्टिकुलर 200 वाले ऑब्जेक्ट को अभी दो लोग पॉइंट कर रहे हैं, एक S1 और एक S2। तो ये जो S1 आपको दिख रहा है, अब इस S1 को कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट। और ये भी एक एलिजिबल बन जाएगा टू बी कलेक्टेड बाय गार्बेज कलेक्टर, and later on it will be deleted or clean up by the finalize function. Okay, so the third thing is what, हम यहाँ पे न्यू लिखेंगे और हमने यहाँ पे जैसे स्टूडेंट लिखा है, और अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पर इसका रेफरेंस कहीं पर भी स्टोर नहीं किया है, सिर्फ मैंने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो वी नो दैट एक ऑब्जेक्ट बनेगा और इसका कोई जो भी एड्रेस होगा, और इसका कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर रेफरेंस वेरिएबल ही नहीं है तो इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे, आई मीन टू से डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन जैसे गेट डेटा, डिस्प्ले वगैरह, इन फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। तो बेसिकली इस तरह का जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं अनोनिमस ऑब्जेक्ट मतलब जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। देखिए इसका ना S1 है ना S2 नाम है, सिंपल हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ये हिप मेमोरी में क्रिएट हो गया। और अनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाने का रीजन बस सिंपल होता है, टू कॉल द कंस्ट्रक्टर। आपको पता है जब भी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या कॉल हो जाता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो आपका यहाँ पे देखा जाएगा कि स्टूडेंट नाम का एक कंस्ट्रक्टर, मतलब इस तरह का जब अनोनिमस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में अगर आपको दिखेगा तो देयर मस्ट बी अ स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर इन द प्रोग्राम, जो आपके लिए एंटायर काम कर लेगा। एंटायर मतलब किसी और मेंबर फंक्शन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा का सारा काम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कर लेगा। सो इट इज अ डिफरेंट पार्ट टू डिस्कस हियर। बस हमें यहाँ पे ये समझना है कि इस तरह का अनोनिमस ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा आपका, ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। सो दिस आर द थ्री एलिजिबिलिटी बाय विच जीसी फंक्शन आइडेंटिफाइज दैट कि हाँ ये गार्बेज है, ये एक अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट है और उसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये पूरे एंटायर प्रोसेस को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे जल्दी से। तो उसके लिए मैं आता हूँ हमारे फोल्डर में। हमारे फोल्डर का नाम है
जावा प्रोग्राम, और यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ गार्बेज एग्जाम्पल। सो आई विल राइट गार्बेज एग्जाम्पल डॉट जावा, और यही नाम मैं करता हूँ फाइल का यूज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ गार्बेज एग्जाम्पल, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। और अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो एक काम कर लेते हैं, मैं इसका स्टूडेंट नाम रख देता हूँ ताकि आप लोग फैमिलियर हो इस क्लास से, तो मैं स्टूडेंट ही नाम रख देता हूँ। और स्टूडेंट का नॉर्मली आपको पता है कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लाइक से मैंने यहाँ पे स्टूडेंट S1 बनाया, न्यू स्टूडेंट बनाया, और फिर से मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैंने यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट बना दिया S2 नाम से। अब जैसे यहाँ पे आप बोलोगे सर कोई डेटा मेंबर तो है ही नहीं हमारे पास, तो मैं फिलहाल के लिए शोकेस के लिए यहाँ पे इंटीजर रोल नंबर इक्वल टू 5 रख देता हूँ। तो आपको पता है कि जब भी S1 बनेगा तो रोल में 5 आ जाएगा, और S2 जब बनेगा तब रोल में 5 वैल्यू आ जाएंगी। कुछ तो भी हमने रख दिया ताकि कुछ मेमोरी वो ऑक्यूपाई करेगा हीप मेमोरी में। ठीक है, और आप यहाँ पे देखिए मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप कुछ काम कर रहे हो और यहाँ पे जैसे आप शिफ्ट हो गए S3 पे, फिर से आप कुछ काम कर रहे हो, फिर आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए S4 पे, फिर आप और कुछ काम कर रहे हो, फिर आप S5 के साथ काम कर रहे हो। तो इस मोमेंट पे आपको एक रियलाइज हो सकता है कि यार मैं S3 पे काम कर रहा हूँ, फिर S4 पे काम कर रहा हूँ, S5 पे काम कर रहा हूँ, और मेरे प्रोग्राम के अंदर अभी भी क्या है, S1 अवेलेबल है, S2 अवेलेबल है, S3 ने कुछ साइज ऑक्यूपाई करके रखी है, और ये सारे के सारे हीप मेमोरी में प्रेजेंट है। तो अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इस प्रोग्राम में इस वाले मोमेंट पे लग रहा है कि मुझे S1 और S2 का कोई काम नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे उसको नल असाइन कर सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे नल असाइन कर देंगे, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, उससे ये आपका S1 अभी अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट बन जाएगा और S2 भी आपका एक अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जिसके कारण आपका गार्बेज कलेक्टर इसे क्या कर लेगा, डिलीट कर देगा। आई मीन टू से कलेक्ट कर लेगा एंड देन लेटर ऑन वो फाइनलाइज फंक्शन के थ्रू डिलीट हो जाएगा। तो एक बात आपको समझनी है कि जब भी आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्ट का भी हमें फ्यूचर में इस प्रोग्राम में काम नहीं है, तो उसको आप हमेशा नल असाइन कर दीजिएगा। ठीक है और अब हम यहाँ पे जैसे कुछ कर तो नहीं रहे, हम डायरेक्ट यहाँ पे नल कर देंगे और यहाँ पे S2 इक्वल टू नल कर देंगे। ठीक है, तो जब S1 बना था तो उसने 4 बाइट बना ली मेमोरी के अंदर, S2 बना उसने 4 बाइट बना दी हीप मेमोरी के अंदर, और बाद में मैंने दोनों को नल असाइन कर दिया। और जैसे ही नल असाइन कर देंगे आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन चल जाएगा। बट अगर आप एक्सप्लिसिटली अगर कॉल करना चाहते हो तो आपके पास एक GC फंक्शन होता है, और ये एक सिस्टम क्लास का एक स्टैटिक फंक्शन होता है। तो आप system.gc फंक्शन ऐसे कॉल करिए, और जैसे मैंने कहा आपको कि ये किसको कॉल करता है, बैकग्राउंड में फाइनलाइज फंक्शन को कॉल करता है। तो सच में करता है या नहीं करता है, वो करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फाइनलाइज फंक्शन को यूज, देखिए ये पहले से डिफाइन है इसमें java.lang पैकेज के अंदर, सिस्टम क्लास के अंदर ये पहले से डिफाइन है। मैं जब यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ इस चीज़ को, दैट मीन्स मैं यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो फाइनलाइज फंक्शन है किसमें, सिस्टम क्लास के अंदर, वो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को होल्ड करता है। तो यहाँ पे हमें एक एरर मिल सकती है, मैं एरर वो पढ़ के दिखाऊंगा, क्योंकि एरर पढ़ना आना चाहिए और उसे पढ़ने के बाद सॉल्व भी करते आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ println, और यहाँ पे लिखता हूँ गार्बेज हैज बीन डिस्ट्रॉयड, मतलब जो गार्बेज हमने कलेक्ट किया था वो हमने यहाँ पे डिस्ट्रॉयड कर दिया है। तो देखिए मैंने कोई फाइनलाइज फंक्शन को कॉल नहीं किया है, मैंने सिर्फ सिंपल GC फंक्शन को कॉल किया है। ये सिर्फ कलेक्ट करेगा, वो देखेगा कि हीप मेमोरी में ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जो अनरेफरेंस है, वो देखेगा S1 एक अनरेफरेंस है, S2 भी अनरेफरेंस है, और इसको दे देगा, उस ऑब्जेक्ट को दे देगा आपके फाइनलाइज फंक्शन के पास, और ये डिस्ट्रॉय करने का बेसिकली काम करता है। ठीक है, सो कंट्रोल एस करते हैं और इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके देखते हैं। जावा C लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गार्बेज, फाइल का नाम क्या था हमारे, गार्बेज example.java, वी हैव एन एरर, देख लेते हैं, सॉरी जावा का स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, और जैसे मैंने आपको कहा कि फाइनलाइज फंक्शन जो सिस्टम क्लास में होता है वो क्या है आपके इस फंक्शन इस क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक क्या है, पब्लिक होता है, और हम यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहे, मतलब ये डिफॉल्ट है, जो डिफॉल्ट एक वीकर एक्सेस प्रिविलेज है एज कम्पेयर टू पब्लिक।
तो अगर आपको यूज करना है तो आपको यहाँ पर भी क्या लिखना होगा, पब्लिक लिखना होगा, ताकि अब ये आपका बराबर कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको वापस कंपाइल करता हूँ और अब हमारे पास कोई एरर नहीं है। जावा लिखेंगे और जब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास का नाम जो है हमारे स्टूडेंट, ये क्या करेगा, सबसे पहले रन टाइम मेमोरी बनाएगा S1 और S2 के लिए, देन 4 बाइट की मेमोरी बनाएगा, फिर नल असाइन हो जाएगा उसके अंदर, और जीसी फंक्शन इस S1 और S2 को क्लीन कर देगा या कलेक्ट कर लेगा एंड फाइनलाइज फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। तो आप देखोगे आपका यहाँ पे फाइनलाइज फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका जीसी फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे नल नहीं लिखते हैं तो भी आपका ये जीसी फंक्शन कॉल होगा, जीसी फंक्शन कॉल होगा और वो फाइनलाइज को कॉल कर देगा। बस यहाँ पे एक हल्का मोटा सा मैंने यहाँ पे एक थीम समझाने की कोशिश की है कि इनडायरेक्टली ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो क्या हमें जीसी फंक्शन खुद से लिखना होता है? नहीं, हमें नहीं लिखना होता है। अगर आपको अर्जेंटली डिलीट करना है तो आप लिखो, बट पीरियोडिकली आपका जीसी फंक्शन बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होते रहता है और वो क्लीन अप का काम करते रहता है। तो सिर्फ आपका काम होता है कि नल असाइन कर दीजिए आप, या फिर आप एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन कर दीजिए, या फिर आप अनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाओ। ऐसे 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो फेमस ये तरीका यही होता है और हमें यही करना होता है। बाकी जीसी फंक्शन फाइनलाइज फंक्शन आपका ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में काम करता है। ठीक है।